लेने जाएंगे, एक इंटरफेस लेने जाएंगे, तो दैट कॉस्ट यू अलॉट, आई मीन अलॉट। अगर आप उसका इक्विवेलेंट एक गिगी का इंटरफेस लेने जाएंगे तो वो उससे मेरे ख्याल में शायद 20 टाइम्स सस्ता होगा। इतना डिफरेंस था उस वक्त उस प्राइस के ऊपर। तो अगर मैं कस्टमर हूँ और मैंने एक फ्रेम रिले का सर्किट सर्विस यूज करनी है, तो ऑब्वियसली मेरे डिवाइस के अंदर, मेरे राउटर के अंदर एक फ्रेम रिले का इंटरफेस होना चाहिए, राइट। उस इंटरफेस की एक कॉस्ट एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर तो मैं 1, 2, 3, 4 ब्रांचेस को यूज कर रहा हूँ तो प्रॉब्ली मेरे लिए वो कॉस्ट इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास 1000 ब्रांचेस है तो वो कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रेलेवेंट हो जाती है। तो सीपीई की जो पोर्ट कॉस्ट है वो एक लिमिटिंग फैक्टर था। इसके मुकाबले में अगर आप इथरनेट की तरफ देखें तो इथरनेट का जो इंटरफेस है वो काफी सस्ता है, और अगर आपके पास कोई स्विच है या राउटर है तो उसके अंदर आपको 2-3 इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, तो आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती इथरनेट को लेने के लिए। तो सीपीई की पोर्ट कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट थी। सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने नेटवर्क को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। मैं एक फ्रेम रिले की सर्विस ऑफर कर रहा हूँ और मुझे एक फ्रेम रिले का नेटवर्क सेटअप करना पड़ रहा है उस सर्विस को ऑफर करने के लिए, ठीक है। कंपटीशन आना शुरू हो गया, लोगों ने सस्ती सर्विसेज तलाश करना शुरू कर दी। सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा ये नेटवर्क मेरे लिए जो है ये ऑब्वियसली इसको सस्टेन करना मेरे लिए चैलेंजिंग है, मुझे इसके लिए पावर भी देखनी पड़ती है, मुझे लिंक्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं इसके लिए, मैंने इसके लिए ऑपरेशनल स्टाफ अरेंज किया हुआ है। तो वो सर्विस उनको ज्यादा सेंस बना के जी वो एक MPLS IP बेस्ड नेटवर्क लगाए जो कि कन्वर्ज नेटवर्क हो, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जी कन्वर्जेंस की क्या रेलेवेंस है। एक नेटवर्क है, सारी सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेम रिले की सर्विसेज जो ऑलरेडी चल रही थी, सर्विस प्रोवाइडर नहीं चाहेगा बाहर यहाँ पे कोई फ्रेम रिले की सर्विस नहीं दी। बाहर लोगों ने अपने जो ATM फ्रेम रिले के स्विचेस थे उनको निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। बट ऑब्वियसली आपके पास कस्टमर है, आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आपने SLA दिया हुआ है, आपने उसको एंटरटेन करना है, तो उन्होंने IP MPLS नेटवर्क लगाया और उस फ्रेम रिले को उसके ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग आपके कस्टमर बेस थे वो आप उसको ऑनर कर रहे हैं और अपने नेटवर्क कन्वर्ज नेटवर्क को यूज करते हुए वो फ्रेम रिले और ATM के सर्विस ऑफर कर रहे हैं। नहीं कोई सर्किट अगर आपके पास कस्टमर लेने आएगा तो सर्विस प्रोवाइडर्स को एक बेहतर सर्विस जो है वो ऑफर कर सकता है, ठीक है। तो कन्वर्ज नेटवर्क या सर्विस प्रोवाइडर्स की जो मेंटालिटी थी कि हम किसी तरीके से कॉस्ट सेव करें अपनी, उसकी वजह से नेटवर्क कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ओके, यहाँ पर जो है वो इथरनेट की हम बात करेंगे जी। इथरनेट को एज ए सर्विस क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई? पाकिस्तान में इथरनेट एज ए सर्विस ऑफर हो रही है, सबको पता है। अगर आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाए, PTCL के पास भी बन जाए, तो वो भी आपको इथरनेट को दे देंगे। तो इनकम्बेंट जो है वो नई टेक्नोलॉजीज की तरफ जाने में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, बट PTCL में आपको ये सर्विस मिल जाती है। उतनी एफिशिएंटली नहीं मिलेगी जितनी कोई और आपको दे देगा, एक छोटा ऑपरेटर रिलेटिवली, बट स्टिल आपको ये इथरनेट की सर्विस जो है वो मिल सकती है। अच्छा, अब इथरनेट एज ए सर्विस या इथरनेट एज ए टेक्नोलॉजी क्यों फ्रेम रिले और ATM से बेहतर है? फ्लेक्सिबल, राइट, बैंडविड्थ की कोई लिमिटेशन नहीं है, स्पीड इशू नहीं है हमारे लिए। 10 MB से लेकर आप 10 GB तक एज ए सर्विस ले सकते हैं। आपकी बैंडविड्थ, आपकी जितनी बैंडविड्थ की डिमांड है वो आप फुलफिल कर सकते हैं। QoS आपको दे सकता है बहुत अच्छा। यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं QoS और इथरनेट, बट दैट इज अ फैक्ट। आपको जितना अच्छा QoS इथरनेट दे सकता है, कोई और सर्विस
आपको ऑफर नहीं करती। ETM के अंदर इंटीग्रेटेड QoS था, हार्डवेयर का मौजूद था। इथरनेट उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपको QoS दे सकता है, देखेंगे क्यों। कॉम्प्लेक्सिटी, एनर्जी, स्पेस, ठीक है, TDM नहीं है इथरनेट, ठीक है। आप फ्रेम स्विचिंग कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो आपको पावर चाहिए एक इथरनेट स्विच को लगाने के लिए वो रिलेटिवली बहुत कम होती है कंपेयर टू अगर आप एक ATM का स्विच डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। वैन की कॉस्ट ऑब्वियसली उसके साथ लिंक है। कॉस्ट ऑफ की एज अ सर्विस जो है वो काफ़ी कम हो सकती है इथरनेट को जब आप यूज़ करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन और डिप्लॉयमेंट जो है ना आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपके एडिशनल सर्विसेज आप उसके ऊपर ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। बैंडविड्थ चैलेंज नहीं है अभी, ठीक है। टेलीप्रेजेंस नई सर्विसेज है, टेलीप्रेजेंस एक सर्विस है जो कि आप ऑफर कर सकते हैं। किसी ने देखा टेलीप्रेजेंस को एज अ सर्विस? ये PTCL के पास है, वो ऑफर भी कर रहे हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं टेलीप्रेजेंस तो आप यूज़ कर सकते हैं। टेलीप्रेजेंस इज जस्ट लाइक इनहैंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनहैंस फॉर्म ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। इस समय आपके साथ सामने खड़े होकर बात कर रहा हूँ, टेलीप्रेजेंस आपको सेम एक्सपीरियंस जो है वो दे देता है, ठीक है। जो दूसरा एक एडवांटेज आपको इंटरनेट से मिल रहा है नई सर्विसेज के लिए, वो मोबाइल बैक हॉल की सर्विसेज है, ठीक है। अब जो आपके BTS आ रहे हैं, नए BTS आ रहे हैं, जो छतों के ऊपर लगे हुए होते हैं, सेल से कम्युनिकेशन जो होती है, उसमें E1 का इंटरफेस नहीं है। अब जो नए इंटरफेसेस आ रहे हैं उसके अंदर आपको इथरनेट का इंटरफेस मिल रहा है, ठीक है। तो इथरनेट को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अगर आप इथरनेट सर्विस लेकर आए, ठीक है। इसके अलावा क्लॉकिंग ट्रांसमिट करने के भी स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं। सिंकी एक बहुत पॉपुलर IEEE का स्टैंडर्ड है जो कि यूज होता है क्लॉक ट्रांसमिट करने के लिए। इथरनेट के अंदर हमें क्लॉक चाहिए, TDM में तो हमें क्लॉक चाहिए होती है। इथरनेट पे हमें क्लॉक चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, चाहिए? हाँ, इथरनेट पे हमें क्लॉक नहीं चाहिए होती, ठीक है। मेरा ये लैपटॉप है, इसके अंदर इथरनेट का इंटरफेस है। मैं इसको दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ, इथरनेट का इंटरफेस है, क्रॉस केबल लगाता हूँ, क्लॉक नहीं है बीच में, ठीक है। इथरनेट स्विच के साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, इथरनेट स्विच कोई क्लॉक नहीं दे रहा, आपको क्लॉक नहीं चाहिए होती। तो नेटिव इथरनेट की कम्युनिकेशन उसमें आपको जीरो नहीं रखना, कोई सिग्नलिंग के लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन के लिए कोई टाइमिंग सिग्नल नहीं चाहिए। सिंकी की क्या जरूरत है? सिंकी की जरूरत इसलिए है कि आपके पास एक नेटवर्क है, इथरनेट का प्योर इथरनेट नेटवर्क है, बट BTS के पास कुछ ट्रेडिशनल सर्किट्स लगे हुए हैं और वो सर्किट जो है उनको क्लॉक चाहिए। तो आपने नेटवर्क तो ब्रेक कर दिया, इथरनेट एज अ सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, TDM एंड टू एंड है ही नहीं जो कि क्लॉक कैरी करके लेके जा सके। वो फार एंड पे जो एक लेगेसी TDM का एक डिवाइस पड़ा हुआ है उसको आपको क्लॉक देनी है, ठीक है। तो सिंकी आपको वो क्लॉक प्रोवाइड कर देगा इथरनेट के ऊपर। आपको अपने लिए नहीं चाहिए इथरनेट की कनेक्टिविटी के लिए, नेटिव इथरनेट के लिए नहीं चाहिए, बट वो जो फार एंड के ऊपर जो लेगेसी TDM का डिवाइस है उसको क्लॉक चाहिए, तो वो क्लॉक आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है अभी, क्योंकि उस लेवल पर पहुंचे नहीं है अभी हम कि जहां पर सब कुछ रिप्लेस हो गया TDM के साथ, TDM से इथरनेट पे। अगर आप आज भी देखें, हम तो खैर 2.5G के ऊपर खड़े हुए और हमें तो इथरनेट नहीं चाहिए BTS के ऊपर, हमें तो वो चाहिए E1 का एक सर्किट चाहिए, तो वो क्लॉक ऑब्वियसली उनको मिल रही है। जब हम इथरनेट लेकर आ जाएंगे और कोई TDM की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर हमें सिंक ही चाहिए होगा इंटरनेट पे क्लॉक को सपोर्ट करने के लिए फार एंड पे, ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज है, बट ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशन भी हैं। तो कुछ लिमिटेशन भी थी इंटरनेट के साथ। क्या लिमिटेशन थी? ओके, QoS कह लें आप, एक चैलेंज था QoS, वहाँ भी
रिडंडेंसी एक चैलेंज है, ठीक है। रिडंडेंसी तो फ्रेम रिले में भी चैलेंज था यार। अगर आपने एक सर्किट लिया हुआ है तो उसको भी आप लोग किस तरीके से बैक करना है। तो 2 सर्किट्स लेंगे तो वो 2 सर्किट आप इथरनेट में भी ले लेंगे, स्विचिंग करवाना उसको टाइम, ठीक है, स्विचिंग का चाहिए। तो बेसिक अगर आप देखें तो इथरनेट जो है वो रिसोर्स शेयरिंग के लिए डिप्लॉय वो डिवाइस हुआ था, राइट। मेरे पास प्रिंटर है और एक वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट है, मैंने वो प्रिंटर को शेयर करना है, मैंने फाइल सर्वर को शेयर करना है, ठीक है। इथरनेट वहां से स्टार्ट हुआ था, उसकी एवोल्यूशन वहां से स्टार्ट हुई थी। तो इथरनेट को किसी ने भी एज ए सर्विस नहीं सोचा था कि जी मैं सर्विस के तौर पे इथरनेट को ऑफर करूंगा, जैसे मैं फ्रेम रिले के सर्विसेज को ऑफर करता हूँ। बड़ा डिफाइंड है कि जी यूनिक इंटरफेस है और LMI है और QoS है और बैकएंड एंड पैकन है, फ्लो कंट्रोल इंटरनेट के अंदर नहीं भाई, मुझे तो प्रिंटर शेयर करना है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें थी जो कि मिसिंग थी, इनहेरेंटली इथरनेट को इस तरह डिवाइड नहीं किया था। तो कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क, कोई एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो कि इथरनेट को उस वर्क ग्रुप बोर्ड एनवायरनमेंट से लेके उसको ट्रांसफॉर्म करते एज ए सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सर्विस के तौर पे आप ऑफर करें फिर इवेंचुअली। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वो जो बॉडी ड्राइव कर रही है वो मेट्रो इथरनेट फोरम की बॉडी है, मैफ की बॉडी है, जिसने ये जो है काम करने की कोशिश की है। और जो नया इथरनेट का वर्जन उन्होंने डिफाइन किया वो कैरियर इथरनेट है, ठीक है। इथरनेट को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ कैरियर व्हिच इज इन फैक्ट अ सर्विस दैट कैन बी ऑफर्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब क्या क्या चीजें उसके अंदर है, ऑब्वियसली वही चीजें हैं जो कि फ्रेम रिले और ATM के अंदर हमने देखी हैं, बट उसको किसी ने डिफाइन करना था, किसी ने उसको इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। तो वो मैप नहीं किया। इथरनेट ऑब्वियसली प्लग एंड प्ले है, राइट। मैंने इथरनेट का स्विच लगाया, मैंने अपना सेशन लगाया, वो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट सर्विस प्रोवाइडर तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि आप फ्री में कोई भी सर्विस जो है वो चलाना शुरू कर दें। तो कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो इथरनेट का स्विच है वो अप की स्टेट में होता है, ठीक है। आपने उसको कनेक्ट करना होता है और वो पावर्ड है। सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं बाय डिफॉल्ट डाउन होना चाहिए इंटरफेस को, राइट। क्योंकि जब तक कि मैं आपकी सर्विस आपके लिए प्रोविजन ना करूं, आप उस सर्विस को यूज ना कर सके, राइट। तो उनके पर्सपेक्टिव से बाय डिफॉल्ट डाउन होना चाहिए वो। तो ये सारी जो चैलेंजेस थे ये मैप से एड्रेस करने की कोशिश की है। सेम फॉर्मेट सिंपल सा है, उसमें कोई इतना आपका प्रीएम्बल है, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, सोर्स मैक एड्रेस है, ठीक है। DLCI नहीं है, VPI VCI नहीं है, मैक एड्रेस है। आइडेंटिफिकेशन किस तरह हो रही है, मैक एड्रेस में, राइट। इसके बाद ईथर टाइप है, पेलोड है और FCS है, CRC है, राइट। ये स्टैंडर्ड इथरनेट का फ्रेम है। अगर आप इसके ऊपर VLAN डिफाइन करते हैं, .1Q करते हैं, तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। 802.1Q का हेडर होगा, इस हेडर के अंदर VLAN नंबर होगा और 802.1T प्रायोरिटी QoS की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। तो इस फ्रेम के अंदर आपको QoS मिलेगा कहीं पे? हाँ नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी है।